प्रथमतः तो आयोजकों को धन्यवाद कि सोशल मीडिया के जो स्प्लिंटर्स सारी जगह पर दिखते हैं उनको संगम के तौर पर आपने जोड़ने का काम किया है। तो आयोजकों के लिए मैं कहूँगा कम से कम तालियां बजनी चाहिए। और जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो क्या बाकी मीडिया अनसोशल है? तो ये दोनों क्या हैं, दोनों की यात्रा कैसी है, दोनों के गुण कैसे हैं, खबर कैसे चलती है, कोई चीज खबर कैसे बनती है, और जो कहते हैं कि आज इसी पे खेल जाओ, तो खबर के पीछे का खेल क्या होता है, आज हम उसकी बात करेंगे। मैं पहले कुछ आंकड़े आपके साथ रखूंगा। नेक्स्ट। ये कुछ आंकड़े हैं जो माध्यमों पर परोसी जा रही, अलग अलग माध्यमों में परोसी जा रही जो न्यूज़ है उसकी खपत के बारे में बात करते हैं पूरे भारत में। तो 19 का आंकड़ा है, ताज़ा नहीं मिला, बाकी आंकड़े मैंने आगे के भी निकाले हैं। और इसमें आयु के हिसाब से है। जैसे आप देख रहे हैं प्रिंट मीडिया में 16% जो ऐसे लोग थे 35 वर्ष से कम के, और 27% उससे ऊपर की आयु के लोग थे। टीवी में 35% से बढ़कर ये संख्या 26% हो गई, 35 आयु वर्ग की, और उससे ऊपर आयु वर्ग के 34% थे। सोशल मीडिया जो आता है वहाँ पर ये जो दुनिया का सबसे युवा देश है उनके लिए न्यूज़ कंजम्पशन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भी जो है सोशल मीडिया है। वहाँ आप देख रहे हैं ये 28% है, और उससे ऊपर आयु वालों का प्रतिशत 19% आया है। मुझे लगता है ये दोनों में ही अब पर्याप्त अंतर इस बीच में आया होगा, क्योंकि तकनीक का बढ़ना और कोविड का आना, दोनों चीज़ें इस बीच में आई हैं। आपके सामने 5G का आना, 4G का आना, 3G से जो बड़ा जंप है उससे ये परसेंटेज भी निश्चित ही बढ़ चुका होगा। इसे इसी संदर्भ में समझना चाहिए। नेक्स्ट। ये थोड़ा सा और एक चित्र है कि मीडिया में जो खबरों की खपत है उसमें मनोरंजन की खबरें कितनी हैं, न्यूज़ कितनी है, खेल ऑनलाइन गेमिंग कितनी है, फिल्म कितनी है, और अन्य का भाग कितना है। तो अगर आपको वहाँ से शायद स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा तो मैं मोटे तौर पर एक जो चीज़ बता रहा हूँ कि प्रिंट, इसमें 23 तक के आंकड़े हैं, प्रिंट पिछले 2 साल में और 2-3% तक घटा है, और सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया कहें, न्यूज़ कंजम्पशन, वो बढ़ा है। यानी कि जैसे जैसे इंटरनेट की रफ्तार बढ़ रही है, अच्छे फ़ोन्स आ रहे हैं, लोग स्विच कर रहे हैं, और एज वाला बैरियर भी ख़त्म हो रहा है। जो बड़े लोग हैं वो भी टच फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये गैप बड़ी तेज़ी से घट रहा है। नेक्स्ट। एक सूचना कैसे आगे बढ़ती है, खबर बनती है, उसको हमने अगर देखें तो पहले तो एक कोई भी आपका फ़ोन बजता है, कोई सूत्र बताता है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है, और परंपरागत ढांचे में क्या होता है कि उस न्यूज़ का एक खाका, उसकी आउटलाइन, उसके पॉइंटर्स, उसके हाइलाइटर्स वगैरह तो बाद में निकलते हैं, मगर उसके पॉइंटर्स बनाने का काम, असाइनमेंट का काम आउटलाइन के साथ, वो सेकंड स्टेज होती है। फिर उससे जुड़ा हुआ जब आर्टिकल हो जाता है तो आर्टिकल की प्लेसिंग पोर्टल्स पर होती है, टीवी के लिए स्टोरी साथ साथ बनती है, और फिर जो स्टोरी है उसकी पोजीशनिंग की जाती है किसी एक खास स्लॉट में कि ये मॉर्निंग बुलेटिन के लिए दोपहर के बाद चला लेना, रूटीन का है, या ये तो हमारी खास खबर है, आज सब जगह ट्रेंडिंग में है, तो आज का प्राइम टाइम डिबेट इसी पर होगा। तो इस खबर की प्लेसिंग, पोजीशन, वो विमर्श को कैसे लेकर चलना है, ये यहां पर तय होता है। फिर जो तथ्य हैं उसके साथ में जब जैसे ही विमर्श पैदा होता है सोशल मीडिया से भी, और फैक्ट चेकिंग की जो टीम्स भी हैं, फैक्ट शीट्स की जो टीम है, फैक्ट चेकिंग ही नहीं, फैक्ट शीट्स की जो टीम है वो फैक्ट जुटाती हैं। और उसके बाद आप देखिए कि आजकल जो स्टोरी चलती है
वो किसी एक जगह पर नहीं चलती है। ऐसा नहीं होता कि ये अखबार की खबर है, ये टीवी की खबर है, या ये सिर्फ रेडियो पर है। उसको साइमल्टेनियसली उसकी एक ही समय में उसका स्वरूप निर्धारित करते हुए अलग अलग जगह पर उसे प्लेस किया जाता है। अगर उसे रेडियो पर भी चलाना है या पॉडकास्ट करना है तो वाक्य विन्यास उसके बदले जाते हैं, रेडियो के हिसाब से उसकी संरचना तैयार की जाती है। टीवी का है तो उसके साथ कुछ वीडियो और ग्राफिक्स वगैरह बनाए जाते हैं। प्रिंट है तो उसमें जानकारों के कोट्स लेना, रेफरेंस लेना, ये काम भी करते हैं। और फिर जो कंप्लीट शीट्स है उसमें से सब अपने अपने काम की चीज़ निकालते हैं। ट्विटर वाला देखता है कि किस समय पर ट्रैक्शन ज़्यादा मिलता है, उस समय पर हाइलाइट्स को ट्वीट करना शुरू करते हैं। वो खबर रैंकिंग में धीरे धीरे चढ़ना शुरू होती है। तो जो कहा आपने कि प्रतिद्वंदी हैं क्या, तो मैं इसे एक अनियोजित और सुनियोजित तरह का मीडिया है। जो अनियोजित है वहां पर लोग जो एक मुद्दा लेकर चलते हैं और उस मुद्दे को अपने बूते आगे बढ़ाते हैं, उनका अपना एक इकोसिस्टम भी रहता है। और जहां सुनियोजित है वहां पर खबर का बंटवारा होता है और उसको एक स्वरूप देकर आगे बढ़ाने का काम, उसे चढ़ाने का काम वहां पर होता है। इसलिए मैं इसे प्रतिद्वंदी नहीं मानता, ये फेलो ट्रैवलर या ये सहयात्री हैं। कई बार ऐसी चीजें हैं कि मेन स्ट्रीम जिसके बारे में बोलने में संकोच कर रहा है, बाकी लोगों पर इतना बर्डन नहीं है। आज ये समय बदल गया है। 100 करोड़ के चैनल के सामने 5,000 का मोबाइल लेकर कोई खड़ा हो जाता है, फिर सच दबता नहीं है। इसलिए ये फेलो ट्रैवलर्स हैं। और जर्नलिज्म की अगर कुछ कमियां रही हैं, कुछ मठाधीशी रही है, कुछ एकाधिकार रहा है, कुछ चीज़ों से संकोच रहा है, कतराना रहा है, सिलेक्टिव बताना रहा है या सिलेक्टिव एक्टिविज्म भी रहा है, तो उसको तोड़ने का काम आज सोशल मीडिया कर रहा है। और उसका प्रेशर मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी है। उसके साथ तालमेल बिठाकर ही, कन्वर्जेंस के साथ ही ये काम चल रहा है। और आपने जो यहाँ पर नाम रखा है ये सोशल मीडिया संगमम, मैं इस संगमम को बताऊं कि ये कन्वर्जेंस से बहुत मिलता जुलता सा नाम है। और देश के एक बड़े मीडिया हाउस की तो बिल्डिंग का नाम ही कन्वर्जेंस पर रखा गया है। तो प्रतिद्वंदिता नहीं है, मीडिया अपने आप को रीडिफाइन और रीपोजिशन कर रही है। नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न है कि खबर में मिलावट, ये तो एक बात है, मगर मिलावट एक तरह की नहीं है। ये मिलावट भी बड़ी महीन है, इसको भी शोध करके पकड़ने की जरूरत है। ऐसा नहीं चलेगा कि फोन स्मार्ट हो जाए और हम बुद्धू हो जाएं। टीवी को पहले बुद्धू बक्सा बोलते थे, अब तो वो भी स्मार्ट हो गया। तो अब जब फेक न्यूज की बम्बार्डमेंट, बारिश हो रही है, तो इसके बीच में इसके कितने स्वरूप हैं ये हमें इसलिए भी समझना पड़ेगा क्योंकि खबर की जो आवृत्ति है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है। आप याद कीजिए, हम में से बहुत सारे लोग हैं, पुरानी फिल्में देखी होंगी। एक अखबार जब आता था तो आवाज लगती थी, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। कितने लोगों ने आज की ताजा खबर सुना है? हाथ उठाएंगे जरा। अब इस आज की ताजा खबर अगर आप मुझसे पूछें तो ये आवाज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके बीच में जब खबर बदली तो ये आवाज लगाने का काम चैनल्स ने शुरू कर दिया। तेज, सबसे पहले, एक्सक्लूसिव, सिर्फ हमारे यहां पर, ये वाली आवाज लगी और फिर वो ये वाली आवाज भी बैठ गई। इसके बाद में जो है वो जो दौर आया है, जिन विषयों में हमारी रुचि है खबरों में, उसके नोटिफिकेशन हम खुद सेट करते हैं। और अब नोटिफिकेशन इतने आते हैं कि नोटिफिकेशन बंद करने पड़ते हैं। तो वो चिल्लाता रहता है आज की ताजा खबर, और हम कहते हैं कि आप जरा चुप रहो। नोटिफिकेशन को बंद करने की ये स्थिति तक हम एक सूचना के अभाव से लेकर सूचना के प्रभाव और उसके कुप्रभावों तक हम पहुंचे हैं। ऐसी हमारी एक ये यात्रा रही है। और अगर हम इसकी बात करें, नेक्स्ट स्लाइड पर आए, कि जो इसके स्वरूप की जो बात है, एक होती है मिस इन्फॉर्मेशन, दूसरा है डिसइंफॉर्मेशन और तीसरा है माल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ,
डिसइंफॉर्मेशन में क्या है कि खबर तो होती है मगर वो झूठी होती है, और उसके साथ ही जो बता रहा है वो ये जानता है कि मैं झूठ बता रहा हूं, और वो जानबूझ के ये कर रहा है, यानी कि खबर भी गलत है और मंशा भी गलत है। तो उसको हम कहते हैं डिसइंफॉर्मेशन। मिसइंफॉर्मेशन जो है वहां पर यह होता है कि खबर तो गलत होती है मगर व्यक्ति को पता नहीं होता कि यह गलत है, और वो उसे आगे बढ़ा देता है व्हाट्सएप ग्रुप में। हम में से बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में उनके पिताजी या कोई और समूह से ऐसी खबर आती होगी कि क्या तुम्हें पता है ये चीज़, ऐसे लोग, और फिर उनको करेक्ट करते हैं। ऐसे लोग जरा हाथ उठाएंगे जो ऐसी, कि उनकी नीयत खराब खबर देने की नहीं है मगर वो खराब खबर के स्प्रेडर बन जाते हैं। ऐसी खबरें आती हैं आप लोगों के पास? रोज आती हैं और हर सेकंड आती है। तीसरी जो चीज है वो और दिलचस्प है, माल इंफॉर्मेशन। उसमें क्या है कि खबर या तथ्य तो सही रहता है मगर उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, जो संदर्भ है, उसके पीछे की मंशा अच्छी नहीं होती। जैसे कि कोई पुराना वीडियो दिखाया और उसको चला दिया कि गलवान घाटी में चीन के लोग आ गए। वो वीडियो कोई पुराना है, उसका कॉन्टेक्स्ट कोई और है। आपने पहाड़, बर्फ, सेना की वर्दी दिखाई, उसके पीछे आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। वीडियो कोई सही हो सकता है, उसका कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो चीज़ है। ये इस तरह का तीन मुझे लगता है शेड्स हैं। नेक्स्ट, अगली स्लाइड्स में ज़रा जल्दी निपटाऊंगा, फिर हम लोग बात करते हैं कि जो कारण हैं इन खबरों के प्रसार के, झूठी खबरों के प्रसार के, जो पूरा माहौल ख़राब करती हैं, बेचैनी पैदा करती हैं या भ्रम पैदा करती हैं। तो एक कारण तो ये है कि जो ट्रेडिशनल मीडिया था उसका रेवेन्यू सिस्टम बुरी तरह से गिर गया, और कोविड में तो ख़ास तौर से उसका एक प्रभाव पड़ा। तो ऐसे में क्लिक बिट जर्नलिज्म हम कहते हैं कि जो खबर हिट है तो उसी को हमने जर्नलिज्म मान लिया कि जो खबर तेजी से ऊपर चढ़ रही है, उसके पीछे सत्यता जांचने का जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, फिल्टर का, रेवेन्यू कम हुआ तो आपने चेक और फिल्टर्स कम किए, तो उसकी वजह से क्वालिटी गिरी। तो एक कारण तो वो है। फिर ये उससे जुड़ा हुआ ही है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूज़ रूम, और उसके साथ स्टोरी टेलिंग का अंदाज बदल गया। अभी सोशल फर्स्ट पब्लिशिंग ऐसा हम कहते हैं कि कोई खबर मिली तो पहले कम से कम सोशल मीडिया पर तो चला दो, जिससे पता लगे कि हाँ हमारी इस खबर पर नज़र है, हमने मिस नहीं करी है। तो खबर की पब्लिशिंग और खबर को बताने का अंदाज वो भी बदल गया है, उससे भी इसको बढ़ावा मिला है। और तीसरा है कि एक नई तरह का इकोसिस्टम बन गया है। मान लीजिए कि ओवैसी ने कोई बयान दिया, ओवैसी के बयान पर खबर चलाने के साथ ही मेरे रिपोर्टर ने खबर दी, और फाइल करने के साथ ही वो अपना लिंक लेगा और हैदराबाद के व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पर डाल देगा। केजरीवाल की कोई खबर आई, दिल्ली के व्हाट्सएप ग्रुप्स में और बाकी जगह डाल दिया। तो उसकी एक खास तरह का इकोसिस्टम, आइडेंटिफाइड ग्रुप्स हो गए हैं जहाँ से वो बड़े स्प्रेडर बन गए हैं। ये भी एक अगली चीज़ है। फिर नेक्स्ट कि उसके कुछ उदाहरण हैं गलत खबरों के। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला है, और आप देखिए कि इसमें कौन कौन से मीडिया घराने, मैंने नाम के साथ बोला है, मीडिया में लोग मीडिया का नाम नहीं लेते, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ कि किस किस ने उस समय पर गलतफहमी फैलाने का काम, या फिर गलती से आप कहिए चूक हो जाने का काम जिनसे हुआ। उसमें आज तक है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, एबीपी न्यूज़ है, टाइम्स नाउ है, इंडिया टुडे है, आईएएनएस है और जागरण भी है, जिन्होंने आरोप लगा दिया था कि उसकी गर्लफ्रेंड ने ही उसकी हत्या की है। उसके बाद एक और हुआ कि उसके आखिरी शब्द क्या थे, इसको लेकर एक स्क्रीनशॉट चला, वो भी ठीक नहीं था, आज तक और india.com पर वो चला। फिर रिया के फादर जो थे उनका अकाउंट जो चलाया गया, उसके मामले में भी TOI, HT और ABP न्यूज़ ये गड़बड़ी करते हुए पाए गए। अब मैं उनकी मंशा की बात नहीं कर रहा हूँ,
उन पर दबाव रहा होगा कि सुशांत सिंह मर्डर केस नहीं चलाया तो हमें टीआरपी नहीं मिलेगी, हिट्स नहीं मिलेंगे, क्लिक बिट्स नहीं मिलेंगे, इसलिए करना है, और बाकी जो करने हैं वो भी उस ट्रैप में आ गए। ये हो सकता है कि अनियोजित लोगों ने कुछ डाला, उसी को उन्होंने प्रामाणिक मान के चला दिया, तो ऐसा हुआ होगा। नेक्स्ट, फिर कुछ और आप उदाहरण देखिए। कोविड के समय पर एक फिलो वायरस का चला था, और उसमें आउटब्रेक से पहले ही चला था, और उसे कोरोना वायरस से जोड़ दिया गया था इसमें, जिससे लोग कहते हैं कि बहुत सारे यूपीएससी की तैयारी करते हैं जी, बहुत प्रामाणिक है, और ये हिंदू, उसने वो आर्टिकल छापा था। फिर एक टमाटर से कोविड का रिश्ता जोड़ दिया था TV9 भारतवर्ष ने। फिर एक वीडियो, जैसे मैंने बताया 1962 की लड़ाई का वीडियो था, और उसे गलवान के प्रूफ के तौर पर चला दिया था आज तक और टाइम्स नाउ ने। नेक्स्ट, एक कैसे गच्चा खा जाते हैं बड़े बड़े ऐसे लोग जो मीडिया को खबर देते हैं। IANS एक ऐसा हमारा नेटवर्क है, और निष्ठा पर मैं उंगली नहीं उठाता, परंतु चूक कैसे होती है। पाकिस्तान में एक व्यंग्यात्मक लेख लिखा गया किसी व्यंग लिखने वाले ने कि इमरान खान ने कोविड के कर्व को, जो रिपोर्ट थी, उसे गलत पढ़ लिया, उल्टा पढ़ लिया, और कर्व जब उन्हें दिखा तो उन्होंने कहा कि कोविड तो ठीक होने वाला है और स्थितियां बेहतर हो रही हैं आगे। वो व्यंग में लिखा हुआ था, मगर हमारे यहाँ वो रिपोर्ट की तरह चल गया पूरे देश में कि इमरान खान की समझ ऐसी है कि उन्होंने उसके पीछे के व्यंग को नहीं समझ पाए। तो ये IANS से चूक हुई थी। मेरे ख्याल से ये लास्ट स्लाइड है क्या? नेक्स्ट है क्या कुछ? डन। तो अब हम इसके आगे की बात पर आते हैं। अभी हमने खबरों के शेड्स देखे, और खबरों में खुराफात, मैं कहता हूं उसे, उस खुराफात के भी शेड्स देखे। मजे की बात यह है कि जब सूचना की बम्बार्डमेंट हो रही थी तो लोगों को लगा कि भाई ऐसे झूठी खबरें तो हमें दिन भर परेशान रखेंगी, इसलिए फैक्ट चेक होना चाहिए। मगर फैक्ट चेक में खुराफात करने वाले फिर पहले से आपसे पहले जाकर बैठे हुए थे, और छोटे मोटे नहीं, मैं बताता हूं। फैक्ट चेक के नाम पर जो झूठ का धंधा है, उसमें इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क और एक पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो, ये दो संस्थाएं, आप ये देखेंगे जो भी फैक्ट चेकर्स हैं उनकी बड़ी फंडिंग के पीछे ये लोग हैं। और इन लोगों को चंदा देने वाले लोग कौन हैं? जॉर्ज सोरोस, जिनको मोदी से दिक्कत जितनी है बोलते हैं, उससे ज्यादा दिक्कत इस देश से है, इसकी पहचान से है, इसकी संस्कृति से है। और भारत में जो ओपन सोसाइटी और फाउंडेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनका एक अलग इकोसिस्टम है। और मैं आपको बताता हूं कि एक संस्था फैक्ट चेक के नाम पर चलती है, ऑल्ट न्यूज। हमने पांचजन्य में एक शोध किया, बिल्कुल नए एक जर्नलिस्ट को लगाया, और खबरों की जब छटाई करी तो खबरों की छटाई करके हमने 36 खबरें, एक दो नहीं, कितनी खबरें? 36 खबरें हमने पकड़ी जिसमें जुबैर झूठ बोल रहे थे। तो जिनका सच से 36 का आंकड़ा है वो बता रहे हैं कि सच क्या है। फिर इसी तरह से इस ब्रिगेड में आकर जुड़ते हैं विदेशी ताकतें, जैसे सोरोस का बताया, उसी तरह से ईडी और दिल्ली पुलिस ने जब जांच करी तो पता चला। पहले एक वेबसाइट के बारे में बहुत सादगी के किस्से चलते थे कि उसके तो एडिटर्स भी ऐसे हैं कि चाय पीने के बाद कप खुद ही धोते हैं। वो कप धोते थे या दाग धोते थे ये पता नहीं, क्योंकि बाद में पता चला कि एक 9वीं पास लड़का रखा हुआ था इलेक्ट्रीशियन, उसके नाम पर कई करोड़ का भुगतान उस वेबसाइट में हुआ था। प्रबीर पुरकायस्थ में नाम ले रहा हूँ, और न्यूज़ क्लिक वेबसाइट थी, उसके बारे में जानकारी आई है कि चीन के साथ बड़े गहरे संबंध हैं। 20 करोड़ रुपए का कुछ गोलमाल, ऐसा मैं डेटा में नहीं जा रहा हूँ, मगर ऐसे आरोप हैं कि वहाँ पर गड़बड़ियाँ ये हुई हैं। फिर
आप जब विदेशी हितों को देखते हैं तो आप ये देखिए कि एक बाहर बैठा हुआ व्यक्ति, उसे हमारे लोकतंत्र से दिक्कत है, और लोकतंत्र में वो क्या कहते हैं कि नहीं, ये अडानी मूवमेंट जो है ये लोकतंत्र को दोबारा से, मतलब उसके करेक्शन पॉइंट के लिए ये ठीक हो सकता है। यानी कि आप इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं चाहिए उनको, सिलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए। इसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए लोग लगाने के लिए बैठे हुए हैं और लगा रहे हैं। उसी तरह से चीन लगा रहा है, और साथ में जैसे एक यूसी ब्राउजर आपने सुना होगा सबने। यूसी ब्राउजर का नाम कितने लोगों ने सुना है? यूसी ब्राउजर ने भारत में पत्रकारों को ट्रेनिंग दी। मुझे लगता है कि इससे बड़ा चुटकुला कोई नहीं हो सकता। वो चीन जहां पर अपना मीडिया नहीं है, ग्लोबल टाइम्स के अलावा वो कुछ नहीं बना सके, वो यूसी ब्राउजर के माध्यम से सबसे दुनिया के सबसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं उसे ट्रेनिंग दे रहा है उसके जर्नलिस्ट को। और वास्तव में क्या किया गया? जर्नलिस्ट की छटाई की गई, खबरों में फिल्टर्स लगाए गए और खास तरह की खबरों को नैरेटिव के लिए इस्तेमाल किया गया। ये काम यूसी ब्राउजर के माध्यम से हुआ। तो फिर इसमें आके जुड़ते हैं जो तीसरी चीज है सोशल मीडिया में, जिसके लिए शब्द आया आंदोलनजीवी। और अब से नहीं है, आप लोग बाद में ये संगमम करते हैं। वो तो जिसके साथ संगम करना है, जहां से मुनाफा, वो संगम करके बैठे हैं। गुजरात दंगों के बाद जिन लोगों ने कब्रों में से लाशों को निकलवा कर उनकी दोबारा से जांच का दबाव बनाया और सारे मामले जिनके झूठे निकले, उन्होंने विदेशों से भारी भरकम कई करोड़ों में उसका चंदा लिया था। तीस्ता सीतलवाड़ की बात कर रहा हूं, सबरंग ट्रस्ट की बात कर रहा हूं। पता चला कि न सिर्फ उस पैसे को अपने पाउडर क्रीम लिपस्टिक के लिए खर्च किया गया, एफडी बनाई गई, बल्कि जब पैसा लेते समय जो अनुबंध पर साइन किए गए थे उसमें डेमोक्रेसी के, इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ विरोधों को हवा देना, इसके लिए लिखित में वो समझौते कर रहे थे। तो सोशल मीडिया सिर्फ उतना नहीं है जितना हम समझ रहे हैं कि असंगठित है। भारत से लड़ने का जो नैरेटिव चलाने का जिन्होंने मन बनाया है वो सुसंगठित हो चुके हैं। जुबैर को अरुंधति राय से पैसा भी मिला था, और मैं अभी कुछ बता भी देता हूँ उसमें आपको। एक ट्रूनिकल वेबसाइट है, उसने इस चंदे पर, ऑल्ट न्यूज़ वाले पर लिखा था कि एक IPS MF द इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन है, वहाँ से 84 लाख रुपए की मदद मिली। 2019 में यहीं से 51 लाख रुपए की और मदद मिली। इन्फोसिस से 10 लाख की मदद मिली। अरुंधति राय का जो जिंदाबाद ट्रस्ट है उसके माध्यम से 2019 में 6 लाख और 2020 में भी करोड़ों रुपए चंदे में मिले उन्हें, 2.5 लाख रुपए मिले, और 2020 में ऑल्ट न्यूज़ को 2 करोड़ रुपए चंदे से मिले। यानी काम जितना नहीं कर रहे हैं उससे ज़्यादा तो चंदा मिलता जा रहा है। और उसके सामने आप जरा सी खबरें छांटते हैं तो 36 झूठ निकल आते हैं। राणा अयूब भी आती हैं। राणा अयूब कोविड के समय में प्रवासी मजदूरों की, बाकियों की क्या स्थिति है उसके नाम पर चंदा उगाती हैं, सिर्फ मुसलमानों की मदद के लिए सामने आती हैं। और उसमें भी जो पैसा इकट्ठा होता है उसकी एफडी अपने भाई, अपने पिताजी और बहन के नाम कर देती हैं। फिर जो पैसा होता है उससे गोवा में छुट्टियां मनाई जाती हैं। तो आप इसे अनियोजित समझते हैं कि ये मोजो किट का मामला है, मगर इस मोजो किट में बहुत सारे लोग मजाक काट रहे हैं। जब हम सोशल मीडिया को देखते हैं तो मुझे लगता है कि सत्य के लिए, अन्वेषण के लिए, अपनी बात के लिए, मुखरता के लिए तो मंच बहुत बड़ा है। सरकार के प्रभाव में भले मत आइए, मगर सरोकार को मत छोड़िए, सत्य को मत छोड़िए। और अपना इकोसिस्टम, जिनके बारे में आपको पता है कि ये लोग प्रामाणिक हैं, उनसे जुड़कर चलेंगे। और ऐसे संस्थान जहां आपको लगता है कि दबाव में काम नहीं करते, उनके साथ मीडिया शेयरिंग का एक इकोसिस्टम बनाएंगे। तो ये जो सोशल मीडिया है, वास्तव में सोशल की आड़ में जो अनसोशल हैं उनको बाहर करने का काम
और उनको उनके निर्मूलन का काम, उनके आखेटन का काम ये कर पाएगा। मेरी जितनी समझ थी मैंने कुछ बिंदु रखे हैं, आपके जितने प्रश्न हो, आपकी जिज्ञासा का स्तर ज़्यादा हो सकता है, मगर मैं अपनी जानकारी के अनुसार उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद।